आज नवीन सत्र 2020-21 के प्रथम दिवस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कोरोना संकट की वजह से आप अपनी कक्षाओं में नहीं आ पा रहे हैं और कॉलेज शिक्षा विभाग की पूरी कोशिश है कि ऑनलाइन व्याख्यानों के माध्यम से आप तक हम पहुँच सकें। माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो एनालिटिकल टूल्स हैं या उसमें कौन से विश्लेषणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूँगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं जो आप खरीद सकते हैं या फिर आप अपनी लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं। उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से आपको मिलेगी लक्ष्मी नारायण नाथुराम का और BL ओझा की पुस्तक। फिर उसके बाद और हायर लेवल पे जाएं तो उच्चतर आर्थिक सिद्धांत के नाम से HL आहूजा की किताब है। एक किताब माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो अर्थशास्त्र करके KP जैन की किताब है, ML झिंगन की किताब है और इसके अलावा बहुत सी पुस्तकें आप देख सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हो सकती हैं, लाइब्रेरी में उपलब्ध हो सकती हैं या फिर जो है आपको दूसरी पुस्तकें भी अन्यत्र कहीं उपलब्ध हो सकती हैं। तो आप अपने सिलेबस से मैच कीजिए और देखिए कि आपका सिलेबस उसमें उपलब्ध है या नहीं और कोई भी पुस्तक आप ले सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश में एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी HL आहूजा की किताब काफ़ी अच्छी है और कुत्सियानिस की एक किताब है जिसमें मैथमेटिकल बेस भी है, उसमें गणितीय प्रयोग भी किए गए हैं जो सूत्रों को समझने के लिए। उसके बाद शाउम सीरीज SHAUM शाउम सीरीज की किताब आती हैं, उसमें आप एक्सरसाइज करने के लिए उनको ले सकते हैं या फिर अगर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करना चाहें तो आप NCERT की किताबें जो होती हैं 11-12 की वो ले लीजिए, उनको एक बार पढ़ लीजिए तो आपको जिन बच्चों ने पहली बार अर्थशास्त्र विषय लिया है तो वो जो है उसकी सहायता ले सकते हैं। एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यह एक बहुत अलग तरीके का विज्ञान है। यह एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, जैसा कि 2+2 हम 4 हम कह देते हैं, वैसा नहीं है। हम कुछ मान्यताओं के आधार पर सिद्धांत लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह मान्यताएं सही होने पर ही वो सिद्धांत खरे उतरते हैं। तो क्योंकि मानवीय जो व्यवहार है वह अनप्रेडिक्टेबल होता है, वह अकल्पनीय होता है। पहले से हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किस तरह का होगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, एक संकट का समय है। संकट के समय में हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है, भिन्न भिन्न आर्थिक स्थितियां होती हैं। तो कोई व्यक्ति एक ऐसा हो सकता है कि वह उससे लड़े डट कर, और कोई ऐसा हो सकता है कि उसे हार मान ले और टूट जाए। तो जो है हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है। तो हम कुछ बातों को स्थिर मानकर फिर आर्थिक सिद्धांतों की कल्पना करते हैं, इसीलिए एक भिन्न प्रकार का विज्ञान है। दूसरी तरफ जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वह भी अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग हो सकती हैं। तो हम उसको भी कई बार मान लेते हैं कि कुछ बातें समान रहें, अन्य बातें समान रहें। तो जैसा कि हम मांग का नियम जब हम प्रतिपादित करते हैं तो हम कहते हैं अन्य बातें समान रहें। तो जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, यानी कीमत और मांग के बीच में एक विलोम संबंध होता है। तो इसको हम जो है क्या कहते हैं, हम इसी एक मांग के सिद्धांत से बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। हमने मांग के सिद्धांत में क्या देखा, कि मांग
डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड, हम इसको हम इस तरह से लिखेंगे, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। मांग फलन है कीमत का। इसको हम, ये जो फंक्शन एफ शब्द लिख रहे हैं वो हम क्या कहते हैं, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ, या ये मांग है, ये कीमत है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मांग। हिंदी में हम कहें तो मांग फलन है कीमत का। मांग फलन है। अब इसमें दो तरीके के चर हो गए। कैसे चर हो गए, एक हो गया स्वतंत्र चर, कीमत कैसा चर है, स्वतंत्र चर है, और इस पर जो निर्भर है वह है मांग। तो यह किस तरह का चर हुआ, यह एक हुआ निर्भर चर। अब हम क्या कहते हैं, अब इसी से हम दूसरी बातें भी निकालेंगे। अब मांग और कीमत की हम एक अनुसूची बनाएं और हम उसको जब प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे, अगर हम जो है ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में हम क्या करते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। अब हम मांग और कीमत के बीच संबंध की बात करें तो मांग वाई अक्ष पे हम क्या ले रहे हैं, कीमत, और इस पर ले रहे हैं डिमांड। तो कीमत जब ज्यादा है तो मांग कम है, कीमत घट जा रही है तो मांग बढ़ जा रही है, D1 से D2 हो जा रही है। कीमत P1 से P0 अगर हो रही है, घट रही है, तो मांग बढ़ जा रही है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये एक हमको इससे एक मांग वक्र मिलता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अर्थशास्त्र में हमेशा जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो उसमें जो है चार पॉइंट ये होते हैं। ये अक्ष एक्स अक्ष, वाई अक्ष, माइनस निगेटिव वाले वेरिएबल होंगे तो इधर की तरफ रखेंगे, और माइनस निगेटिव वेरिएबल होगा तो इस तरह से। जब ये इस तरह का वक्र मिल रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक ढाल वाला वक्र। ऋणात्मक ढाल वाला वक्र। अब हम अगर इसकी जगह पूर्ति ले लें तो पूर्ति का कैसे होगा, पूर्ति और मांग के बीच कैसे संबंध होता है, पूर्ति और मांग के बीच संबंध होता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो सब पूर्ति भी बढ़ती जाती है। तो इसके बीच कैसा संबंध हुआ, एक धनात्मक, सप्लाई वक्र हमें कैसा मिलता है, एक जो है धनात्मक ढाल वाला मिलता है। तो एक ये क्या हुआ, एक ये, इसको हम कहेंगे निगेटिव स्लोप या ऋणात्मक ढाल। ये क्या हुआ, पॉजिटिव स्लोप या धनात्मक ढाल। तो हम वक्रों के शेप के बारे में हम पढ़े तो अर्थशास्त्र में हमको हमेशा तकनीकी, कई बार जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चों से पूछती हूँ कि वक्र का आकार कैसे, तो बोलते हैं मैम यूं। तो यूं आप पेपर में नहीं लिख सकते हो अपने, तो उसको हमें कैसे, उसको हमें एक शब्द देना होता है, अभिव्यक्त करना होता है कि हमारा जो ढाल है वह किस प्रकार का है। तो ढाल कैसा है, ढाल किस प्रकार का होता है, ऋणात्मक ढाल, धनात्मक ढाल, क्षैतिज अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष या आयताकार अतिपरवल है। तो दो चीजें हमने पढ़ी, एक तो ऋणात्मक ढाल पढ़ा, दूसरा धनात्मक ढाल पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम कहेंगे वाई अक्ष के समानांतर ऊर्ध्वाधर रेखा, जैसे आप आगे जब पढ़ेंगे बेरोजगार मांग के संबंध में, तो इस तरह का ढाल आएगा। तो यहाँ पर हमने मांग रखी है, यहाँ पे कीमत रखी है, मतलब मांग के बदलने से कीमत में, कीमत के बदलने से मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो पूरी तरह से बेलोचदार मांग हमको मिल रही है। तो वो कैसा जो है, इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर लाइन, या फिर हम कहते हैं पैरेलल टू
वाई एक्सिस। इसको जब हम नाम देते हैं तो कहते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऐसे ही जब हम इस तरह का कोई वक्र मिलता है तो एक्स अक्ष के जो समानांतर होता है तो इसको हम कहते हैं क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स अक्ष के समानांतर रेखा। ठीक है, फिर अब हम एक और शेप जो है मिलता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है आगे आप पढ़ेंगे। तो ये वक्र इस तरीके का होता है। ये एक्स और वाई अक्ष को छूता नहीं है, आगे बढ़ता जाता है मगर छूता नहीं है। तो ये आयताकार अतिपरवल है, आयताकार अतिपरवल है या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको हम कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जो है अर्थशास्त्र में सीमांत की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल का कॉन्सेप्ट जो होता है सीमांत, आप आगे जो है पढ़ेंगे। पूरी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हर जगह हर संतुलन की स्थिति में आप देखेंगे कि मार्जिनल जो वेरिएबल्स हैं, जो सीमांत, जैसे सीमांत लागत और सीमांत आय, सीमांत उसके बाद उपभोग में आप सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत पढ़ोगे। तो संतुलन पहले हम जाने, उसके पहले संतुलन क्या चीज होती है। संतुलन का मतलब होता है कि जिसमें ऐसी स्थिति जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो एक होता है सामान्य संतुलन, दूसरा होता है आंशिक संतुलन। सामान्य संतुलन क्या होता है जिसमें सभी चर परिवर्तनशील होते हैं, वैसी ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें कि किसी चर में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं हो तो उसको हम कहते हैं सामान्य संतुलन। और जब कि हम जैसा कि आप समष्टि अर्थशास्त्र में जब उसका पढ़ोगे प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत, उसमें आप पढ़ोगे सामान्य संतुलन की स्थिति। और जब हम कहते हैं कि कुछ चरों को स्थिर मानकर देखते हैं कि बाकी चरों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह होती है आंशिक संतुलन की स्थिति। जैसा कि हम मांग का नियम में पढ़ते हैं, मांग के नियम में ही एक चीज आती है अन्य बातें समान रहे। तो मांग के नियम ये नहीं होता है कि कीमत बढ़ने पे मांग घट जाती है या कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है या कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। उसमें हम अच्छी तरह से अगर बोलेंगे तो कहते हैं कि अन्य बातें समान रहें तो कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाएगी और कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाएगी और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाएगी। तो अन्य बातें समान रहें, यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अन्य बातें समान रहें, इसी को हम लिखते हैं सेटेरिस पैरिबस। इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं सेटेरिस पैरिबस। फिर उसके बाद दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनालिटिकल टूल्स में, एक होता है डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि, और दूसरा होता है इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि। आगमन तो निगमन विधि जो होती है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। जैसे पूरी क्लास में हम ये कहें कि पूरी कक्षा में हमने एक सामान्य
निष्कर्ष बताया कि क्लास में सभी बच्चों की हाइट 5 फीट से अधिक है, इसीलिए रीना की हाइट भी 5 फीट से अधिक है। तो एक जनरलाइज निष्कर्ष हमने निकाला और उसके आधार पर हमने एक विशिष्ट कंडीशन बताई कि हाँ, रीना की भी हाइट 5 फीट से अधिक होगी। उसी तरह जो हम कहें कि पूरी इकोनॉमी में सभी की आय बढ़ रही है, इसीलिए मेरी भी आय बढ़ रही है, तो यह एक सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना हुआ। दूसरी ओर विशिष्ट से सामान्य की ओर इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इंडक्टिव मेथड को याद रखने के लिए आप एक चावल का आई को एक चावल के दाने की तरह लिख दीजिए, ऐसे इंडक्टिव, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा डिडक्टिव मेथड है, कौन सा इंडक्टिव मेथड है। मैंने क्यों बताया ये राइस की तरह, क्योंकि चावल का भगोना होता है, उसमें से आप एक दाने को निकाल के देखते हो कि वह पक गया है, तो पूरा एक निष्कर्ष निकाल लेते हो कि हाँ, सारे दाने पक चुके हैं। तो उसी तरह इंडक्टिव मेथड ये होता है कि जब एक विशिष्ट से सामान्य की ओर एक विशिष्ट निष्कर्ष हम निकाल करते हैं। जैसे हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि हम जब एक रोटी खाएंगे तो हमारी भूख कुछ मिटेगी, उसके बाद दूसरी खाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा मिटेगी, तीसरी खाएंगे तो और ज़्यादा भूख हमारी कम होती जाएगी। वही निष्कर्ष हम सभी के लिए निकाल के, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी के सिद्धांत में हम यही देखते हैं कि हम जैसे जैसे किसी चीज़ का कंजम्पशन करते हैं, वैसे वैसे उसकी उपयोगिता हमारे लिए निरंतर कम होती चली जाती है। तो इससे हम सामान्य एक निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारी जो बाकी की जो है और लोगों की भी जो उपयोगिता है वह कम हो गई है। तो ये निगमन और आगमन विधि होती है। उसके बाद मैंने आपको सीमांत की अवधारणा के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ लेंगे तो अर्थशास्त्र के बाकी चीजों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मार्जिनल या सीमांत। अब मार्जिनल की बात हम जब करते हैं, मार्जिनल सीमांत, तो इसके साथ अर्थशास्त्र में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे उपयोगिता या मार्जिनल, हम इंग्लिश में लिखे मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, मार्जिनल MU, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत, उपयोगिता, सीमांत लागत, सीमांत आय या रेवेन्यू, सीमांत उत्पादन, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो यहाँ पे हर जगह पूरे इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का कॉन्सेप्ट एक बार अगर आप समझ लेंगे तो अर्थशास्त्र को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब सीमांत उपयोगिता से हम शुरू करते हैं। सीमांत उपयोगिता को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अब हम सीमांत उपयोगिता का तात्पर्य होता है कि एक इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन। हम वृद्धि नहीं कह रहे हैं, परिवर्तन कह रहे हैं। वो परिवर्तन वृद्धि भी हो सकता है या कमी भी हो सकती है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? एक इकाई, जैसे हम एक सेब खा रहे हैं तो हमें कुछ कुल उपयोगिता मिल रही है। कुल उपयोगिता सीमांत जो है क्या होगी? जब दूसरा सेब खाया तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हो रहा है वह सीमांत उपयोगिता होगी। तो प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता बढ़ती जा रही है। एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से हमारे कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हो रहा है वह कमी या वृद्धि दोनों हो सकता है, वह सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो
एक अतिरिक्त इकाई, अब मार्जिनल कॉस्ट की बात हम करें तो एक अतिरिक्त इकाई साधन को लगाने से कुल लागत में, यहाँ पर हम क्या जब डिफाइन करेंगे, क्या कैसे लागत कैसे परिवर्तित होती है? लागत परिवर्तित होती है जब हम एक अतिरिक्त साधन को लगा रहे हैं, एक अतिरिक्त टुकड़ा भूमि का लगा रहे हैं, एक अतिरिक्त श्रम को ले रहे हैं। तो एक अतिरिक्त इकाई जब हम साधन की लगा रहे हैं तो उससे जो कुल लागत है, सीमांत लागत, कुल लागत में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन वह कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। तो कुल लागत में होने वाला परिवर्तन सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत आय, हमने एक इकाई कुछ बेचा, मेरे पास कुछ पेन है बेचने के लिए, मैंने एक इकाई पेन बेचा 10 रुपए का था, तो जो है उसको बेचने पे मुझे 10 रुपए की आई। दूसरा पेन बेचा तो वह उसको 20 रुपए में 20 रुपए हो गए टोटल, कुल जो आय हुई मेरी 20 रुपए होगी, एडिशनल इनकम कितनी हुई? 10 रुपए हुई। तो यह हो गया सीमांत आय। तीसरा पेन बेचने के लिए मुझे पेन की कीमत को कम करना पड़ा, 9 रुपए में बेचा, तो मेरी सीमांत आय कितनी होगी? वह हो जाएगी 9 रुपए। तो जरूरी नहीं है कि जो कुल उपयोगिता या जो कुल आय या कुल वो बढ़ती हुई हो, वो घटती हुई भी हो सकती है। सीमांत उत्पादन, ऐसे ही हम जब बात कर रहे हैं कि एक अतिरिक्त इकाई साधन की लगाने पर जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो ये ऐसे ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको भी नहीं बता रही हूँ, आगे के उसमें आप सीमांत की संकल्पना को समझने के लिए आज के लिए ये 4 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। तो सीमांत की मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप पढ़ें तो रीड बिटवीन द लाइंस, उसको बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते हुए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लेंगे, आधारभूत संकल्पनाओं को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आगे की संकल्पनाओं को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह हम स्थैतिकी या प्रवैगिकी की बात करते हैं। स्थैतिकी या प्रवैगिकी विश्लेषण, उसमें एक आता है स्टैटिक एनालिसिस, एक कंपैरेटिव स्टैटिक एंड एक डायनेमिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस जो होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होती है, समय के बिंदु से संबंधित होती है। जैसे किसी समय पर मांग और कीमत का हमने एक जो है ये ले लिया कि इतनी कीमत पर इतनी मांग की जा रही है। तो यहाँ पर हम जो है जब कोई वक्र बनाएंगे अर्थशास्त्र में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे क्या लेना है, डिमांड लिया, वाई अक्ष पे क्या लेना है, डिमांड एंड सप्लाई, वाई अक्ष पे क्या ले रहे हैं, कीमत ले रहे हैं या प्राइस ले रहे हैं। तो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक संतुलन एक पॉइंट ऑफ टाइम से संबंधित होता है, जबकि तुलनात्मक स्थैतिकी की बात हम करते हैं, कंपैरेटिव स्टैटिक या तो वो दो पॉइंट ऑफ टाइम के जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच वो तुलना करता है। जैसे कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी हो, ये कीमत बढ़ी तो मांग कम हो गई, तो D से D1 की तरफ इधर की तरफ घट गई। तो ये दोनों समय बिंदुओं की तुलना करेगा कोई भी विश्लेषण। एक जो है Q बिंदु है, एक R बिंदु है, इन दोनों की तुलना कर रहा है, तो वह कैसा होगा, तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण। इसमें और प्रवैगिकी विश्लेषण जो होता है उसमें टाइम लैग को भी बताया जाता है, उसमें समय प्रवाह को भी बताया जाता है कि किस तरह से जो है किसी चर में परिवर्तन हो रहा है। एक समय के पॉइंट ऑफ टाइम से नहीं, दो डिफरेंट जो पॉइंट्स पे रिलेटेड, जो दो भिन्न भिन्न समय बिंदुओं से संबंधित चर हैं, उसमें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की प्रक्रिया को भी बताया जाता है, तो वह प्रवैगिक विश्लेषण होता है। उसके बाद
आपको मैंने बताया था चुनाव जो होता है, चयन की समस्या अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या होती है। चुनाव कैसे होता है? चुनाव हमेशा, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, इसीलिए हमें चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। चुनाव की समस्या उत्पन्न होने के लिए, जैसे कि लियोनेल रॉबिन्स की परिभाषा थी, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो हमारे असीमित आवश्यकताओं और वैकल्पिक प्रयोगों वाले दुर्लभ साधनों के मध्य मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र की कोई भी शाखा आप पढ़ेंगे, कोई भी विषय, कोई भी पेपर आप पढ़ेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको चुनाव की समस्या जरूर मिलेगी। चयन किसका होता है? क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए, किसके लिए उत्पादित किया जाए, अर्थव्यवस्था में साधनों को पूर्ण रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो रही है या नहीं, सभी की जो प्रति व्यक्ति आय है वह बढ़ रही है या नहीं, इन सब बातों का हम अध्ययन करते हैं। तो चुनाव की समस्या जो है उत्पन्न होती है। इसी संदर्भ में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो साधनों के हमने बताया कि वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, तो एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण का जो यंत्र है, जो वो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम कैसे देखते हैं? जैसे हमने यहाँ पर देखा, एक कपड़ा उत्पादित कर रहे हैं या गेहूं उत्पादित कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो बनाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि कपड़ा का उत्पादन जब हम बढ़ा रहे हैं तो गेहूं के उत्पादन को कम करना पड़ रहा है, और गेहूं के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं तो कपड़े के उत्पादन को कम करना पड़ रहा है। तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, ठीक है। इसी तरह अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है कि यह जो वक्र है वह कॉन्केव टू द ओरिजिन है। अब हम ये जो पढ़ के आते हैं, आप 12वीं तक की कक्षा में आप रट तो लेते हैं कि जैसे तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन या मूल बिंदु के उत्तल होता है, लेकिन मूल बिंदु के उत्तल होने का क्या मतलब है वह नहीं पता होता है। तो यह भी एक जब हम वक्रों को परिभाषित करते हैं तो हम यह बताते हैं कि मूल बिंदु के उत्तल है या मूल बिंदु के अवतल है। तो वो चीज़ मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि मूल बिंदु के उत्तल होना या मूल बिंदु के अवतल होना क्या चीज़ होती है। तो जैसे हम अनधिमान वक्र बनाते हैं तो वह होता है, उसका शेप, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। जो हम कर्व प्लॉट करते हैं, वक्र प्लॉट करते हैं, तो ये ओरिजिन, इतना पार्ट हमने लिया, ये वाला, ये हो गया मूल बिंदु, ठीक है। अब मूल बिंदु के उत्तल वक्र होने का तात्पर्य होता है कि वक्र का उठा हुआ तल। आपने जो है 10th तक साइंस जरूर पढ़ी होगी, तो दो तरीके के लेंस आपको पता है। एक होता है उत्तल लेंस जो उठा हुआ तल होता है, एक या कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है कॉनकेव लेंस जिसका तल इस तरह से होता है, कॉनकेव या अवतल। ये दो तरीके के लेंस होते हैं। तो ये उठा हुआ, उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, ये उठा हुआ भाग वक्र का मूल बिंदु की तरफ है। तो हम कहते हैं कि वक्र, जैसे हम इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन करते हैं, अनधिमान वक्र को डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि उसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह ऋणात्मक ढाल वाला वक्र होता है और मूल बिंदु के उत्तल होता है। मूल बिंदु के उत्तल होने का मतलब है कि इसका उठा हुआ तल मूल बिंदु की तरफ है, झुका हुआ है। और कोई वक्र मूल बिंदु के अवतल है, इसका तात्पर्य है कि वह उस वक्र का शेप इस तरह का है, जैसे कि हमने अभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में देखा।
तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष के समानांतर रेखा या क्षैतिज रेखा, वाई अक्ष के समानांतर या ऊर्ध्वाधर रेखा, यह जो है इस तरह की जो है ये जो है प्रकार होते हैं वक्रों के। तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र की जो आप क्लास पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र विषय पढ़ने जा रहे हो, तो उसमें आपको तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना सीखना होगा। एक लेमैन की तरह नहीं आप कह सकते हो कि वक्र इस तरह का है या इस तरह का है। आपको वक्र का आकार समझाने के लिए तकनीकी तौर पे समझना होगा कि वह ऋणात्मक ढाल वाला है, धनात्मक ढाल वाला है, एक्स अक्ष के समानांतर है, वाई अक्ष के समानांतर है, या मूल बिंदु के उत्तल है, मूल बिंदु के अवतल है, या किस तरह से है। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, दो तरीके के पेपर्स आपको पढ़ना होता है। जैसे फर्स्ट ईयर है उसमें एमडीएस यूनिवर्सिटी, उसमें आपको पहला पेपर पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र का, तो दूसरा जो पेपर है भारतीय आर्थिक चिंतन या इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स का है। इसी तरह जो बीए पार्ट सेकेंड है उसमें पहला पेपर समष्टि अर्थशास्त्र का है, तो दूसरा पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था का है। तो ये जो दो पेपर आपको पढ़ने हैं, दोनों का नेचर अलग अलग है, क्योंकि मैं आपको अभी पढ़ने का एक तरीका है वो समझाना चाह रही हूँ कि किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, किस तरह से पढ़ें, अपने एनालिसिस को किस तरह से बेहतर बनाएं। तो जो भारतीय आर्थिक चिंतन और भारतीय अर्थव्यवस्था वाला पेपर है वह भी 100 नंबर का होगा, लेकिन वह एक विवरणात्मक टाइप का है, एनालिटिकल है। यह जो है इसमें आपको डायग्राम्स वगैरह का प्रयोग करना होता है और वहां पर आपको फैक्ट पता होने चाहिए, डेटा पता होना चाहिए, तब जाके आप अपने आंसर्स को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। डेटा पता होगा, आप खाली ये कह देने से नहीं होगा कि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है या भारत बहुत गरीब देश है, या फिर गरीब है, कैसे कह सकते हैं कि आप गरीब हैं, तो या फिर जनसंख्या बहुत अधिक है, तो उसके सपोर्ट में आपको डेटा देना होगा, विभिन्न देशों से तुलना करके, विभिन्न वर्षों की तुलना करके, तब जाके आप कुछ एक फैक्ट को देते हैं कि हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है या गरीब देश है। जिस भी तरह या अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है नहीं, जीएनपी जीडीपी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, जब तक हमारे पास डेटा नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं लिख सकेंगे। तो शुरुआत में ही आप विषय में आपकी रुचि जागृत हो। मैंने आपको इसको पढ़ने के कुछ तरीके बताए, आगे भी मैं आपको लेक्चर्स के बीच बीच में कुछ टिप्स देती रहूंगी कि आप अपने स्टडीज को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से उसको अच्छी तरह से ग्रैस्प कर सकते हैं। तो पहले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला काम करिए किसी भी विषय को, किसी पेपर को पढ़ने के पहले कि आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उससे संबंधित कुछ पुस्तकें जो है आप कहीं से जो है खरीद लीजिए या लाइब्रेरी से इशू करा लीजिए। फिर उसको पहले आप पुस्तक को एक बार उससे दोस्ती कीजिए, उसको पढ़िए, उसके बाद अपने नोट्स बनाना चालू कीजिए, फिर और उसके लिए अनसॉल्व पेपर्स का भी सहारा लीजिए। तो हम ये आज का जो है पहली कक्षा है, ये आज के नवीन सत्र की, इसके पहले भी मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डाल चुकी हूँ। आगे मैं ये कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।